और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने और कोलकाता में भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने रैली के साथ समापन करने की अनुमति दे दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा युक्ति मोर्चा ने कोलकाता पुलिस से रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद भाजपा युवा मुक्ति मोर्चा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रैली निकालने के लिए अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई। इसके बाद से कई परिवारों को पलायन करना पड़ा, तो कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। ऐसे में पीड़ितों से मिलने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, तो राज्यपाल भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनका दर्द जाना। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि वो इस हिंसा को रोकने में विफल रहे और इसलिए कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच, राज्यपाल ने जाना पीड़ितों का हाल, महिला आयोग ने भी जाना दर्द, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द ये दास्तां बयान कर रहा है कि अपने देश में भी शरणार्थी बन गए हैं। उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सब लूट ले गए। अब अपने देश में भी बेगाने से हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे, तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों का दर्द सुनने मालदा पहुंची। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी बोस मालदा पहुंचे। राज्यपाल सियालदाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा में राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार शनिवार को राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियाना, सुत्ती और फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two, our houses have been damaged, gutted, we want houses. Number three, they want something to our livelihood. These are issues which they raised, some common issues they raised was. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित लोगों से मालदा के शरणार्थी शिविरों में मुलाकात की। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और शरणार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है और इनके हालात काफी खराब हैं। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया।
वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियाना और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हाई कोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इस वक्त हमारे संवाददाता निशांत राय ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, जिस तरह से आज बंगाली हिंदू बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से इस आयोजन को अंजाम दिया जाएगा और अभी क्या हालात हैं? निशांत। मोर्चा के द्वारा ये रैली निकाली जाएगी और ये रैली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब उसने बंगाल पुलिस से परमिशन मांगी थी, युवा मोर्चा ने, पुलिस के द्वारा नहीं दी गई, फिर हाईकोर्ट ने ये परमिशन दी। बंगाल में आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किस प्रकार किया जाता है कि कोई भी अगर आप विपक्ष में है और आपको कोई रैली या कोई भी धरना देना है तो आपको हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ये रैली और धरना आप कर पाते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज मुर्शिदाबाद में राज्यपाल जो हैं वो पीड़ित जो तमाम इलाके हैं वहां पर दौरा करेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जो कि इस हिंसा में पूरी तरीके से अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। एक तरफ राज्यपाल का मुर्शिदाबाद दौरा, दूसरी तरफ कोलकाता में युवा मोर्चा का प्रदर्शन और तीसरा विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है, धरने का आह्वान किया है। जिस तरीके से बंगाल में मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया है वक्फ कानून के नाम पर। तो कुल मिलाकर आज 3 बड़ी अपडेट ये पश्चिम बंगाल से हैं और कहा जा सकता है कि अभी इस पूरे मामले की जांच की तो बात कही जा रही है, लेकिन हमारी पीड़ितों से कल जो बात हुई थी तो उन्हें बहुत कम उम्मीद है राज्य सरकार कोई भी निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है और पीड़ितों ने बताया कि पुलिस आई ही नहीं और आई तो 6 से 7 घंटे के बाद आई जब सब कुछ तबाह हो गया। तो ऐसे में वो पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की अगर SIT जांच करेगी तो उसका क्या असर होगा और जांच में क्या तथ्य निकल कर आएंगे, ये सोच से परे है। चलिए आप परेशान बने रहिएगा। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में भी नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। और यहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा का ताजा मामला सामने आया, जहां हिंदुओं के प्रमुख नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, भावेश चंद्र रॉय की पीट कर हत्या की गई। भावेश चंद्र रॉय बांग्लादेश पूजा उड जापान परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। कथित रूप से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। और बंगाल, जिस तरह से बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी एक बड़ा हम उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे भावेश चंद्र रॉय, जिन्हें पीट कर पहले तो उनका अपहरण किया गया और उसके बाद पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं में वहाँ डर का माहौल है, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार चुप है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर यह हिंसा का ताज़ा मामला आया है। इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घरों पर आक्रमण किया गया और वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष रॉय थे, जिनका पहले अपहरण किया गया और फिर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ, कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और कैसे अपहरण कर पीट कर जो हत्या की गई है, कहीं ना कहीं डर, दहशत पैदा करने का हम कह सकते हैं ये कोशिश है। और ये पूरा माहौल जो है वो हिंदुओं के खिलाफ जाता हुआ, जहां पर उन पर ये अत्याचार हो रहे हैं। कैसे भावेश चंद्र रॉय, जिनका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब
एक हिंदू नेता की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के नेता भावेश चंद्र रॉय को पहले उनके घर से अगवा किया जाता है, फिर उनकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। हालांकि जो बिल्कुल अभी इंफॉर्मेशन लगातार सामने आ रही है वो ये है कि हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता के तौर पर भावेश चंद्र रॉय को जाना जाता था और ढाका से लगभग 330 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के निवासी हैं 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय और उन्हें नरबारी गांव ले जाया गया, जहां उन पर पहले तो उनको अगवा किया गया, बेरहमी से हमला किया गया और अब खबर ये आ रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नवल परमार। नवल, लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हो रहा और अब भावेश रॉय जो हैं उनकी भी पहले उनका अपहरण किया गया, फिर पीट पीट कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं डर का माहौल बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर। जी, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से जो भावेश चंद्र रॉय को अगवा करके फिर उनको पीट पीट के उनको जो हत्या कर दी और उससे काफी तंगदिलीपूर्ण माहौल है दिनाजपुर में और बांग्लादेश के काफी सारे इलाके में। आफ्टर 5 अगस्त 2024 के बाद से देखा जाए तो बांग्लादेश में जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा वारदातें माइनॉरिटीज के ऊपर, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट वो लोग भी शामिल है। और देखा जाए तो बांग्लादेश में जो चितगोंग हिल ट्रैक एरिया है वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है, खगराचरी, बंदरबन और रंगमाती, वहाँ पे बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोग है तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है, क्राइम वहाँ पे भी हुआ है, उनकी भी हत्या या उस टाइप का अबडक्शन वगैरह का क्राइम हुआ है। तो कहीं कुल मिला के देखा जाए तो 8 महीने में 200 से ज्यादा बड़ी वारदातें बांग्लादेश में हुई है। और पहले भी माइनॉरिटी के ऊपर हिंसा वगैरह तो होती थी शेख हसीना के दौरान भी, लेकिन तब कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो कोशिशें करती थी कि उसको रोका जाए और उनको न्याय मिले। अभी नया जो रिजीम है यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जनरल डायरी लगवाना हो या FRI करवाना हो, उसमें भी छोटे मोटे केस में सरकार की ओर से इतना संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती कि जल्द से जल्द केस रजिस्टर हो या उनको न्याय मिले। तो प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है नवल कि आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई? आखिरकार क्यों भय, डर और दहशत में जीने को मजबूर है हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में? अभी तक उसके बारे में और कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। पुलिस का जो बयान है उसके हिसाब से वो उनको जो आई विटनेस है उसमें से 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि मतलब जान मिली है कि ये 2 लोग थे। तो पुलिस की तपास जारी है। अभी तक कोई पुलिस की ओर से विशेष बयान नहीं आया इस मामले में, क्या रीजन है और कौन कौन लोग शामिल है, 2-4 लोग है या उसमें और कोई बड़ा साजिश है, किस टाइप का मामला है उसके बारे में। लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले से कि पहले जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने उनके घर से ही उनको अगवा किया। एक फोन आया, घर से अगवा करने के बाद उन्हें एक जगह ले जाया गया जहां उन पर बेरहमी से कई अत्याचार किए गए और फिर पीट पीट कर उन्हें मार डाला गया। जी, वो खबर मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको अगवा किया था। तो मतलब वो साजिश का ही हिस्सा है, कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट नहीं है, ये साजिश है। लेकिन कौन शामिल है, क्या उसमें उसकी उनका मोटिव क्या है, वो तो जब पुलिस तपास के बाद ही पता चलेगा। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। ये प्राइम जो डिटेल्स आपने अपने साझा की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स को हमसे साझा करने के लिए। तो फोन लाइन पर मौजूद थे हमारे संवाददाता ढाका से नवल परमार, जो जानकारी दे रहे थे कि बांग्लादेश की जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए डर, दहशत का माहौल है और वहां पर कैसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। और भावेश चंद्र रॉय जो कि एक अहम धार्मिक हिंदू नेता थे, दिनाजपुर, ये आप मैप में भी समझ सकते हैं बांग्लादेश में, यहाँ कैसे उन्हें अगवा किया गया पहले कट्टरपंथियों द्वारा और फिर अगवा करने के बाद उन पर कई अत्याचार किए गए और बेरहमी से उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। जरा सोचिए कि जिस स्वतंत्र सरकार के लिए लगातार मोहम्मद यूनुस कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कह चुके हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई कदम उनकी सरकार हिंदुओं को बचाने के लिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए
नहीं उठा पा रही है। बांग्लादेश के उत्तर में स्थित, जो आप ये मैप में देख रहे हैं, बांग्लादेश का जो उत्तर यानी कि नॉर्थ पार्ट है, उसमें दिनाजपुर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां प्रमुख हिंदू समुदाय के नेता हैं भावेश चंद्र रॉय, कथित रूप से उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय दिनाजपुर में वसुदेवपुर गांव के निवासी हैं। उनका घर राजधानी ढाका में लगभग 330 किलोमीटर दूर है। उनका शव जब बरामद किया गया तो वो किस तरह की हालत में था आप सोच सकते हैं। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है और जैसा कि नवल भी बता रहे थे कि अभी हत्या के पीछे की कोई जो मुख्तलिफ वजह है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय हिंदू समुदाय में भय का माहौल तो पैदा किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो हिंदू जो वहां रह रहा है वो आक्रोशित है, वो सवाल कर रहा है कि आखिरकार वो बांग्लादेश में सुरक्षित क्यों नहीं है। और ये सवाल करना लाजमी भी है क्योंकि ये सरकार का दायित्व है कि जितने भी समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की संरक्षता करना सरकार का दायित्व है। तो इस लिहाज से आप देखिए कि बांग्लादेश के हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय का एक तरीके से उन्हें मार दिया गया और जिस तरह से उन्हें मारा गया वो अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि किसी को अगवा किया गया फिर पीट कर कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। खैर, वापस रुक करते हैं अपनी पिछली खबर का जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। वहां पर भी कैसे जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मौजूद है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद मालदा में वो पलायन जारी है। हमारे साथ निशांत राय जुड़े। निशांत, जिस तरह से हम राज्यपाल को सुन रहे थे कल, वो पीड़ितों से मिले, उनका कहीं ना कहीं दर्द जाना, और ये दर्द इस बात का गवाह है, ये दर्द उस हिंसा का चश्मदीद गवाह है, चश्मदीद साक्षी है जो वहां पर रह रहे हिंदू कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, जिन्होंने वो झेला है। देखिए, बिल्कुल, और हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है और कई बार मुझे लगता है कि हमें दंगा शब्द भी नहीं कहना चाहिए, इसको हमला कहना चाहिए, क्योंकि एक समुदाय विशेष पर केवल हमला किया गया है। वो समुदाय विशेष जो है वो खुद को बचाने के लिए लगा रहा, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर समझ में आई है मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में हमने देखा किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद में भी उसी पैटर्न को अपनाया गया है। और जब मेरी पीड़ितों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमले के बाद भी उनको धमकी दी गई है और उन्होंने ऑन कैमरा बोला कि धमकी में उनको बोला गया है कि बीएसएफ को जाने दो, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी है और इस साजिश का इसीलिए वो ट्रिपल बी का कनेक्शन सामने आया, जहां बयानबाजी, बॉर्डर और बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ की रिपोर्ट को तो टीएमसी नेता खुद खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ बीएसएफ ने किया है। बिल्कुल, जो बीएसएफ की जो टीम जब वहाँ पर आई है तब जाके वो लोग सुरक्षित अपने घरों में बचे हैं और उसके अलावा जब तक बीएसएफ नहीं पहुंचे थे वो लोग गंगा के उस पार मालदा, जहाँ मालदा की अगर बात की जाए तो गंगा के पार है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर वो नाव से भागे थे, लोग तैर के भागे थे। अगर वो नहीं जाते तो स्थितियाँ और ज़्यादा विपरीत हो सकती थी। और चंदन और उनके पिता की अगर बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर खुद को, अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे मना किया, तो उन दोनों को इस तरीके से पीट कर मार डाला गया। जैसे कि अभी आप बांग्लादेश की बात कर रही थी, जो हिंदू नेता पर जिस तरीके से वहां पर उनको मारा गया, तो आप पूरी तरीके से समझ सकती हैं कि और सबसे अहम बात है कि 123 के आसपास घर जलाए गए और जो हिंदू बाहुल्य बस्ती है, 123 घरों को जलाना, उसके सामान जला देना, किचन तक जला देना, इसका सीधा मतलब है कि पहले फाइनेंशियल तौर पर इनको इतना कमजोर कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए कि ये खुद क्षेत्र छोड़कर भाग जाए। और मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए तो लगभग बिल्कुल निशांत है, साफ है कि ये प्रायोजित था, टारगेट करके किया गया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आज जो हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद उसका दौरा करने वाले हैं, लेकिन खास तौर पर जो कैंप्स हैं जहाँ पर हिंदू पलायन करके गया है वहाँ पर भी हालत जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है तमाम खाने के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं। तो आखिरकार राज्य सरकार, जिसमें पुलिस प्रशासन राज्य के अंडर आती है, और जब संविधान की कसम खा के आपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कसम खाई,
उसको लेकर पूरी सरकार फेल है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने भी किया, तभी हस्तक्षेप करना पड़ा और यही कहना राज्यपाल का भी था। देखिए, जो कैंप है वो पारलालपुर में है। पारलालपुर हम परसों गए थे, मीडिया की वहाँ पर एंट्री नहीं थी, मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। तब हमें वहाँ बीजेपी एक विधायक मिले जिनका कहना था कि जो हम राशन लाए हैं वो भी अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है और प्रशासन कह रहा है यहीं पर रुक जाइए, राशन लेकर हम अंदर पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया कि जो राशन बाहर से आ रहा है, जो तमाम लोग दे रहे हैं, उसको प्रशासन ही अपने पास रख ले रहा है और प्रशासन के लोग ही उपयोग कर रहे हैं। अंदर अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं से लेकर बच्चे से लेकर जो लोग हैं वो परेशान है खाने के लिए। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो दावे कर रहा है कि हमने बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन जब पीड़ितों ने कल अपनी आप बीती सुनाई, चाहे राज्यपाल की बात की जाए या फिर महिला आयोग की बात की जाए, तो साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें खाने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको जेल में जिस तरीके से रखा जाता है वैसे रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पीड़ितों के बयान को राज्य सरकार किस तरीके से नजरअंदाज आप नजर बना के रखिएगा निशांत, हम आपसे आगे भी समय कम है, अपडेट लेते रहेंगे। और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि राज्यपाल जो है वो मुर्शिदाबाद, जो कि हिंसाग्रस्त इलाका है, वहां दौरा करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत ने तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज।